तो नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, हेस्लो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, उस पर हम लोग प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? तो द प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो प्रोसेस जो नेचुरली हो, जो आपको कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़े, आप रिएक्शन को इनिशिएट कर दे, खुद ब खुद प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, गर्म पानी ला के रख दो इस क्लासरूम में, क्या हो जाएगा? कुछ देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का क्या हुआ? फ्लो हुआ। और हीट का फ्लो आप कराने गए क्या? वो खुद ब खुद हुआ। और मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस ला के रख दो, खुद कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। आप पिघलाने जाते हैं क्या उसे? नहीं, खुद ब खुद होता है। तो वो सारे प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच डू नॉट हैव नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो खुद ब खुद ना हो, नेचुरली जो प्रोसेस ना हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब पानी को पहुंचाना है, मान लो तुम घर में रहते हो, अब भाई अंडरग्राउंड वाटर को टंकी में पहुंचाना है, पानी को अपने पहुंच जाएगा? अपने पहुंच जाता तो समझ रहे हो कितना बिजली बच जाता है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सबमर्सिबल चलाना पड़ेगा, तब वो अंडरग्राउंड वाटर को कहां पहुंचाएगा? टंकी में। लेकिन क्या टंकी का पानी जब नल में कोई अलग से कुछ स्पॉन्टेनियस है, मोटर चलाना पड़ता है क्या तुम्हें? क्या अलग से पानी जो टंकी का है वो नल में है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब भी फ्लो पानी का हाई टू लो होगा ना, तो प्रोसेस खुद ब खुद होगा। लेकिन अगर लो टू हाई अगर जाएगा तो प्रोसेस कैसा होगा? जब भी पानी को लो लेवल से हाई लेवल पर पहुंचाना है तो प्रोसेस आपको कराना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का एग्जांपल है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस हैं जो क्या है? स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे पढ़ाई करना है, ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन कहीं घूमने जाना है, वो स्पॉन्टेनियस है। ताजमहल देखने जाना है, तो कितना एक्साइटमेंट रहता है भाई, जल्दी से निकल ले। ठीक है, तो बताया था ना, एक मेरा दोस्त था सौरभ नाम का, मुखिया जी का बेटा था, बहुत पैसा था। जब उसको आज तक उसका रिकॉर्ड है पूरी इंजीनियरिंग में 4 साल में कभी भी वो फर्स्ट क्लास में नहीं पहुंचा है। मतलब फर्स्ट क्लास उसका बंक रहता था। और स्टूडेंट लाइफ में पैसे की ना बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, मतलब एक लिमिटेड पैसा मिलता है घर में, उसी में सब कुछ आपको चलाना है। अब उसमें आप अगर सिनेमा देखने चले गए तो आपका बैलेंस जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। तो स्टूडेंट जो होते हैं ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, मॉर्निंग वाले टिकट ज्यादा करते हैं। जो सुबह में टिकट होता है 9:30 बजे, वो सस्ते होते हैं। और जिस दिन टिकट होता था मूवी का, वो 6 बजे उठ जाएगा और सबको उठाने लगेगा। वो प्रोसेस कैसा होता था? स्पॉन्टेनियस। किसी को कराने की जरूरत ही नहीं है, घर वालों को फोन करने की जरूरत, तुम स्कूल गए कि नहीं गए, फोन आएगा नहीं आएगा, वो अलार्म लगा के उठ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा है? तो हर लाइफ में भी प्रोसेस जो होते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात है। बाकी हम लोग एंट्रोपी के थ्रू देखेंगे, गिब्स एनर्जी थ्रू पे देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो एंट्रोपी गिब्स एनर्जी के थ्रू देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है देव? तो किसी भी सिस्टम के रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस के बारे में आपको कौन बताता है? एंट्रोपी। कोई भी सिस्टम जो है कितना फ्री है, कितना डिसऑर्डर्ड है, उसके बारे में कौन बताएगा? एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या होती है आपकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंडमनेस या डिसऑर्डर। जितनी ज्यादा रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होगी, एंट्रोपी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? जैसे मान लो अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस की, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होगी? गैस में। क्योंकि सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किसमें है? गैस में। सबसे कम एंट्रोपी कहां होगी? सॉलिड में। सॉलिड में, क्योंकि सबसे ज्यादा रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कहां है? सॉलिड। आपको पता है ये क्या होता है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और इस स्टेट फंक्शन होता है। तो हम लोग एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और चेंज क्या होता है? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है मैथमेटिकली? तो ये इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल मैनर टू द टेंपरेचर एट व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। यानी किसी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में
कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, वही आपके किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर है? तो मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T। यहाँ पे Q रिवर्सिबल क्या है, सृष्टि, तो हीट एक्सचेंज फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, Q रिवर्सिबल। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन। क्लियर है? चेंज इन एंट्रोपी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए निकालना है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉज। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी for an ideal gas, for an ideal gas, for an ideal gas। तो किसी आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी हम लोग देखते हैं। देव आप बताएंगे। अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताओ मैथमेटिकल फॉर्म क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्या था मैथमेटिकल फॉर्म, U इक्वल टू Q प्लस W, U इज इक्वल टू Q प्लस W, या डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W, ठीक है, या डेल्टा W हम लोग लिख लें, ठीक है, या अगर हम लोग ये लिखना चाहें dQ इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, स्मॉल चेंज के लिए हम लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। कोई डाउट है? और अगर हम लिखना चाहें यहां से तो डी क्यू इज इक्वल टू, हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी यू माइनस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग टेम्परेचर से दोनों साइड क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टेम्परेचर से क्या करते हैं, डिवाइड, और इधर भी क्या करते हैं, टेम्परेचर से डिवाइड, ठीक है, और हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट, क्या करते हैं, इंटीग्रेट। देखो स्मॉल चेंज के लिए आपने निकाला, कंप्लीट निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ये तो तुम लोग पढ़ते ही। तो डी क्यू बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा एस लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बाई टी को हम लोग डीएस लिख सकते हैं, और डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। स्मॉल चेंज का कंप्लीट चेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। एक स्टेप लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, चलो लिख देता हूं एक स्टेप, लोग बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लिखना चाहे डी क्यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, डीएस लिख सकते हैं, और डीयू को अगर हम लिखना चाहें यहां से डीयू को तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू एन सीवी डी टी, हाँ, एन सीवी डी टी और बाई टी। याद है कुछ, इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ, अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी चेंज की एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होता था ये, एनसीडीवीटी, किसके इक्वल, एनसीवी डी बताया हुआ था आपको, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम बात करें तो हम लोग ड्यू को क्या लिख सकते हैं, एनसीवी डी, और वर्क डन की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, वर्क डन को पीडीवी माइनस पीडीवी, और माइनस में मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो पीडीवी बाई टी लिख सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं। और बताओ डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। अब देखो फ्रॉम आइडियल गैस से अगर हम लिखना चाहें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से यहां पे लिख दे रहा हूं, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, और पी बाई टी इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एनआर बाई वी लिख सकते हैं। बताओ कोई डाउट हो तो, यानी पी बाई टी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एनआर बाई वी से, और इसको इंटीग्रेट अगर हम लोग करें तो देखो एन कांस्टेंट है, सीवीवी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कर लेंगे बाहर, एन सीवी, और डी बाई क्या हो जाएगा, टी। ये दोनों से यहीं पे इंटीग्रेट कर लो, यहाँ पे इंटीग्रेट, ठीक है। और पी बाई टी को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एनआर को कॉमन कर लेंगे,
और ये क्या हो जाएगा, एनआर को कॉमन अगर हम लोग कर लें ऐसे तो ये क्या हो जाएगा डीवी बाई वी। कोई डाउट है? देखो ऐसे एनआर बाई वी लिख लिया हमने पी बाई टी की जगह, तो एनआर कॉमन हो गया डीवी बाई वी। और हम लोग कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, 1 से 2। कहां से इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल से फाइनल 1 से 2। तो यहां से अगर हम डेल्टा एस लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं एन सी वी, और 1 बाई dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln t, और इंटीग्रेशन जब इसका लिमिट यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा ln t2 बाई ln t1। कोई डाउट है? और प्लस एन आर ln v2 बाई v1। और ये दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल केस, आपको मिल गया। अब अगर हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेस अगर हम बात करें, एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो अगर डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज हम लोग देखें यहां से तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर आइसोकोरिक, फर्स्ट हम लोग देखें यहां से तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर आइसोकोरिक देव, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2, यानी कि डेल्टा V क्या हो जाएगा 0। और बताओ V1 V2 इक्वल हो जाएगा, और ln1 की वैल्यू क्या होती है 0, ln1 की वैल्यू क्या होती है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी एंट्रोपी चेंज आपको क्या मिल जाएगी यहां से डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीवी ln t2 बाई t1। अच्छा, आपको ln को लॉग में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे 2.303 यानी कि 2.303 log t2 बाई t1। कोई डाउट है? तो किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज आप यहां से क्या कर सकते हैं, और NC1 NCV। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें यहां से तो ये भी हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीवी ln t2 बाई t1 प्लस वॉल्यूम बताओ प्रेशर का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एन आर ln p1 बाई p2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल p1 बाई इसमें कहां चले गए NCV, किसमें डेल्टा एस इक्वल टू 2.303। हाँ वो एनसीवी आएगा, एनसीवी तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 2.303 क्या हो जाएगा एनसीवी 2.303 एनसीवी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताओ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो बताओ डेल्टा एस मैं लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट टेम्परेचर, यानी ये वाला पॉइंट पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि हम 2.303 एन आर log V2 बाई V1 लिख सकते हैं सृष्टि। कोई डाउट है? और अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज तो ये भी लिख सकते हैं 2.303 nr log P1 बाई P2, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं P1 बाई P2, तो रख सकते हो ना, रखने की जरूरत है क्या अलग से। और अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताओ क्या हो जाएगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल नहीं आइसोथर्मल तो हो गया, आइसोबारी के लिए, किसके लिए आइसोबारी के लिए बताओ क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। और आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, सेम इक्वेशन, और आइसोबारिक प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2.303 ln को log में कन्वर्ट करना है। अच्छा, आजकल क्या है ना एग्जाम में आपको ln को log में कन्वर्ट करने के लिए नहीं देता है, वो सीधा आपको देता है ln इतनी की वैल्यू इतनी है, ln मान लो ln2 की वैल्यू 0.693 है तो डायरेक्ट दे देता है। तो कई बार आपको ln को log में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको देख लेना है कि ln में अगर वैल्यू गिवन है तो 2.303 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो
तो 2.303 और क्या हो जाएगा log सॉरी NR को निकलना है 2.303 NR 2.303 NR और क्या हो जाएगा log P1 बाई log T2 बाई T, इसीलिए हम आइसोबारिक के लिए हम देख रहे हैं ना, किस लिए देख रहे हैं आइसोबारिक। तो आइसोबारिक का प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2.303 और यहां से NCV और log T2 बाई क्या हो जाएगा T1, log T2 बाई T1। कोई डाउट है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या कर सकते हैं, इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तुम लोग कर क्या हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये क्लास काफी डिस्टर्ब भी हो गई थी, बंद कर दो। हाँ ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, इंट्रोपी के बारे में। ठीक है, कि इंट्रोपी होती क्या है, तो इंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रोपी। बताया था कि थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। और इंट्रोपी चेंज हमने देखा था फॉर आइडियल गैस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हमने इंट्रोपी चेंज देख लिया था कि आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। जब फेज चेंज होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें इंट्रोपी चेंज कितनी होगी, इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लोगे यहाँ से, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इंट्रोपी चेंज। ठीक है, इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज से क्वेश्चन आए हुए। तो पहला हम लोग बात करें इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन देखो, तो अगर हम बात करें तो वहां पे हमने, जब हमने इंथैल्पी पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि एक मोल किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते थे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन तो ये समझ में आ गया कि सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। तो जब भी किसी, देखो द इंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कभी भी किसी एक मोल सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, और उसमें जो इंट्रोपी चेंज होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? तो अगर हम यहां से लिखना चाहें तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बताओ, तो सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। और इसके लिए अगर हम लोग इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन लिखना चाहें तो बहुत ही आसान, बताओ इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा SF और इज इक्वल टू, बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज जो होता है किसके इक्वल होता है, इंथैल्पी चेंज के इक्वल। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोग। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा SF हम लोग लिखना चाहे यहां से, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या होता था, Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T, और Q क्या होता था, हीट एक्सचेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, T टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर T टेम्परेचर पे। तो अगर हम लोग Q को रिप्लेस करना चाहें तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और डिवाइडेड बाय T। कोई डाउट है, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, इंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, लिखते चलोगे तुम लोग, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, डाउट है कोई देव? नो सर। इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन, तो द इंट्रोपी चेंज जब किसी एक मोल लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैस, वेपर में, गैस में, और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन रिप्रेजेंट करना है, तो डेल्टा S वेपराइजेशन, पूरा वेपराइजेशन हमने लिख दिया है, बाकी तुम लोग डेल्टा S भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एज फर्दर द इंट्रोपी चेंज, the entropy change, the entropy change when 1 mole of liquid
when 1 mole of liquid changes into gas, 1 mole of liquid changes into gas, 1 mole of liquid changes into gas at its boiling point, at its boiling point, at its boiling point. क्लियर है? कोई डाउट है? अब देखो यहां से, और बात करें तो लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में या गैस में? यहां पे गैस या वेपर तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर बोल लो या गैस बोल लो, ठीक है? और इसमें जो इंट्रोपी चेंज आएगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर हम लोग लिखना चाहें इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एस इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, बताओ कितना हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी, एंड दिस इज द इंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन या इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। कोई डाउट है इस वर्धन? ठीक है, इतना नोट करें, आप पॉज कर देंगे, जल्दी करें, फास्ट। थर्ड क्या है, इंट्रोपी, इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन यशवर्धन? सॉलिड से गैस में चेंज हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट करना है तब तो तुम स्मार्ट हो चुके हो, डेल्टा एस सब्लिमेशन लिख लोगे, ठीक है? क्या होगा इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन? तो लिखना चाहेंगे अगर हम तो यहां से लिख सकते हैं द इंट्रोपी चेंज, द इंट्रोपी चेंज, लिखते चले आप लोग भी क्योंकि एक ही चीजें आ रही बार बार। द इंट्रोपी चेंज when 1 mole of solid, when 1 mole of solid changes into vapor, changes into gas या वेपर बोलो, changes into gas at a particular temperature, at a particular temperature। तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जब 1 मोल सॉलिड को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, गैस में, और उसमें जो इंट्रोपी में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है? अच्छा ये बताओ देव, इंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? इंट्रोपी चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताना है। पॉजिटिव। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और रेंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो इंट्रोपी जो होगा सब्लिमेशन, इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है? तो चाहे इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन हो, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हो, चाहे इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन हो, हर केस में इंट्रोपी चेंज आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना? आगे बढ़े। तो सॉलिड को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में, ठीक है? और इसमें जो इंट्रोपी चेंज आएगा, दिस इज द इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन किसके इक्वल हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और डिवाइडेड बाय टी। इस पे एक तो क्वेश्चन कर ले, क्या क्वेश्चन करोगे तुम लोग, इस पे एक दो करोगे क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे तुम लोग को आइडिया लग जाएगा एक इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसे नोट करो। हो गया सबका? पॉज कर दो, देख लेते हैं। देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द चेंज इन इंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस। क्लियर है? 1 मोल आइस को हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, 1 मोल आइस को हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी इंट्रोपी चेंज आएगी आपसे ये पूछा हुआ है। और बोला है कि मेल्टिंग ऑफ आइस कितने टेम्परेचर में मेल्ट कर रहे हैं, 273 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? एंड मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर इंथैल्पी का मतलब है कि 1 मोल किसी सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड, लिक्विड में। तो 1 मोल के लिए जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसमें हम लोग क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर इंथैल्पी। तो यानी कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दे रखा है कितना, 6 किलो जूल पर मोल। हो गया सृष्टि आपका आंसर आ गया? यस। नहीं यार, ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की हम लोग बात करें
तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है बताओ? 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है। और इंट्रोपी आपसे पूछा हुआ है कि इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कितना होगा, बिल्कुल। यानी कि चेंज इसमें कितना आएगा, इंट्रोपी चेंज कितना होगा इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिवाइडेड बाय T। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितनी है बताओ? 6 किलो जूल में कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा? 10⁻³ और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 273। कर लो, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 21.97 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल, एक मोल के लिए, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? पर मोल। कोई डाउट है? हो जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन तो करोगे तुम लोग, ठीक है? एक और कुछ पॉज कर दो। देखो बोल रहा है कि कितनी ये एंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है, वाटर को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वेपर में, स्टीम में। और उसके लिए एंथैल्पी चेंज कितनी है आपकी? 40.8 किलो जूल पर। और पूछा है कि इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कितनी होगी, यानी प्रोसेस पता नहीं है कि प्रोसेस कैसा है, लेकिन आपको देखने से लग रहा है कि लिक्विड को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वेपर में। यानी कि किसकी बात करेंगे? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इसकी बात करेंगे? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। यानी कि आपसे डेल्टा एस इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और डिवाइडेड बाय T। किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है, यानी कि ये इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज पूछा है, यानी कि क्या पूछा है आपसे? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? तो यहां से हम लिखना चाहें तो एंथैल्पी चेंज आपको कितना दे रखा है वेपराइजेशन के लिए? 40.8 किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 10⁻³ और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है? 373। कितना रहा है? 109.8 और जूल पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, एक मोल की हम लोग बात करते हैं। तो कैलकुलेट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहां से रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, साफ करो इसे, पॉज कर दो। अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं उसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहला देखो फर्स्ट। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट में, इफ डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, तो एंट्रोपी आपकी क्या होगी? एंट्रोपी आपकी इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट, इफ डेल्टा Ng लेस देन 0, तो एंट्रोपी आपकी क्या होगी? डिक्रीजेज। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? नेगेटिव। अब देखो तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि पीछे का तुम लोग पढ़ते नहीं हो। देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, हम लोग, ये आपका रिएक्शन है PCl5 गैसियस फॉर्म में है और गिव्स डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है? PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस। अब वो आपसे ये पूछे कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो बताओ क्या होगा? तो सबसे फर्स्ट इसमें आप जब भी गैसियस रिएक्शन हो क्या निकालोगे? डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng बताओ क्या होता है? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। यानी डेल्टा Ng क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। डेल्टा Ng क्या है? तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी आपकी क्या होगी? इंक्रीजेज। और चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी बताओ? पॉजिटिव।
चेंज एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव। तो इससे भी आपसे पूछ लेता है कि रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी घटेगी, तो जब भी डेल्टा एनजी लेस देन 0 तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीजेज। और एंट्रोपी चेंज क्या होगा? निगेटिव। और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीजेज। और चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव। चेंज एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर सेकंड हम बात करें, तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, तो अगर हम बात करें एंट्रोपी ऑफ सॉलिड की, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड की, और एंट्रोपी ऑफ गैस की हम बात करें, एंट्रोपी ऑफ गैस, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होगी? गैस में, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। क्लियर है? अच्छा, ये आपसे पूछे कि मान लो अगर हम लोग सॉलिड से किसमें जा रहे हैं? लिक्विड में जा रहे हैं। सॉलिड से लिक्विड में, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो इसमें भी एंट्रोपी चेंज क्या होगी? पॉजिटिव। तो जब भी रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस आपकी बढ़ती है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी? बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर देखो, व्हेन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीजेज, व्हेन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीजेज, एंट्रोपी भी आपकी क्या होगी? इंक्रीजेज। यानी कि अगर गैसियस मोल्स को आप बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर जो एंट्रोपी को इफेक्ट करता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एरो ऊपर दिखाने का मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंट्रोपी भी आपकी क्या होगी? अब देखो, एक बच्चों के यहाँ पे डाउट ये रहता है कि भाई एंट्रोपी चेंज जो होती है, ये एंट्रोपी चेंज जो होती है किसके इक्वल होती है? Q बाई टी। Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। अब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे तो एंट्रोपी घटनी चाहिए। बिल्कुल। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। लेकिन जैसे लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Q भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ओवरऑल इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? इनका ओवरऑल रेशियो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए एंट्रोपी भी आपकी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। और नेक्स्ट फिफ्थ अगर हम बात करें, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? प्रेशर के इनवर्सली अपोजिट। याद रहेगा, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा एंट्रोपी उतनी कम। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉज कर दो, नोट कर लीजिए। थ्रू एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, spontaneity criteria through entropy change। तो एंट्रोपी चेंज के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को देख रहे हैं। ठीक है, यानी कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो एंट्रोपी के थ्रू हम लोग कैसे देखेंगे। तो याद करो, जब एंट्रोपी हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जब भी रेंडमनेस बढ़ेगी जिस भी प्रोसेस में, वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। और जिसमें रेंडमनेस आपकी कम होगी वो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है ना? तो अगर हम लोग बात करें एंट्रोपी के थ्रू स्पॉन्टेनिटी की, यानी कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव कब होगा? जब रेंडमनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें वेपोराइजेशन की, तो क्या हो रहा है? रेंडमनेस बढ़ रहा है, और रेंडमनेस बढ़ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम लोग बात करें रेन की, किसकी बात करें? बारिश हो रही है, बारिश क्या आप कराने जाते हैं? नहीं, खुद ब खुद होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन स्पॉन्टेनियस है। रेन क्या है? स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होता है, करा थोड़ा जाता है। लेकिन अगर तुम लोग देखोगे रेन में, तो रेंडमनेस क्या हो रही है? कम। गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड। गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और गैस जब भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी? निगेटिव। लेकिन प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्नोफॉल देख लो, स्नोफॉल क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन एंट्रोपी चेंज क्या है? निगेटिव। तो हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो थ्रू एंट्रोपी सारे प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एंट्रोपी के थ्रू देखें स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को, तो इसमें पहला तो लोग केस फर्स्ट देख लोगे। केस फर्स्ट, इफ एंट्रोपी चेंज अगर क्या होगी? पॉजिटिव, तो प्रोसेस कैसा होगा?
प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। और केस सेकंड, इफ एंट्रोपी चेंज आपकी क्या होगी? नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि जिसमें रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस आपकी बढ़ेगी वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जैसे तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो प्रोसेस कराना पड़ता है क्या? बोलना पड़ता है कि इस बार नहीं तुम जाओ कानपुर घूम के आओ, जल्दी से ब्रेक मारते हो निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि भाई अब तुम्हारे पास घूमने के लिए पूरा दुनिया है, लेकिन अगर घर पर आओगे तो कोचिंग जाना पड़ेगा, तो रेंडमनेस हमारी क्या होगी? घटेगी। तो प्रोसेस कैसा होगा? Spontaneous. तो जिस भी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, यानी कि रेंडमनेस अगर बढ़ती है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहीं पे देख लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? बताएगा कोई? सृष्टि पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कुछ भी पता हो? देखो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, बहुत ही आसान है। किसी को बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा, इसका क्या मीनिंग? एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, यानी कि यूनिवर्स की जो रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस है हमेशा टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी। यानी कि रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। क्लियर है ना? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है, लिख लो इसमें। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, entropy of the universe always increases, always increases। या ये बोल सकते हैं आप कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस क्या होगी? बढ़ेगी। और इसीलिए रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी? यूनिवर्स की हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो तुमने और करके इसमें लिखना चाहते हो तो और करके एक लाइन और लिख सकते हो, लिख लो इसमें, और करके एक लाइन लिख लो इसमें। All the natural process in the universe, all the natural process, all the natural process in the universe, in the universe are irreversible, universe are irreversible, are irreversible, are irreversible, या इसमें और लिख सकते हो और नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Spontaneous process। क्लियर है? तो सिंपल तुम ऊपर वाला याद रखोगे कि एंट्रोपी जो यूनिवर्स के हमेशा क्या होगी? इंक्रीज। नीचे वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं यूनिवर्स में वो सारे क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल जो नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। और इसको सिंपल हम लिखना चाहें तो एंट्रोपी जो यूनिवर्स के हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो ये आपको याद। ठीक है,
कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ होता है कि इंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की इंट्रोपी जो है हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। और आइसोलेटेड सिस्टम आपका कौन होता है, यूनिवर्स। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी